साथियों नमस्कार। आप सभी का पुनः चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 12 केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर की। इसमें हम लोग लगातार सन 2023 के अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से सेट 1 सेट 2 को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया गया था और हम लोगों ने सेट 3 CC कोड जो दिया गया है इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछली कक्षा में प्रश्नों को हल कर लिया था। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के सवालों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लेते हैं। पहला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो लिखा हुआ है चौथे का दिया गया है। नष्ट समीकरण तथा रासायनिक शैलों में इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। 3 नंबर का सवाल है। तो हम नष्ट समीकरण को पहले लिखते हैं। देखें, मान लीजिए कि अगर कोई यहां पर दिया गया हो, कोई धातु हो, विद्युत रासायनिक, यहां पर कोई मेटल दिया गया है और ये अपने n इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है और ऑक्सीकृत हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो हमारा नष्ट समीकरण मिलता है। अब अगर इस धातु को देखें तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है OS और ये इसका रिडक्शन स्टेट होता है, अपचयित अवस्था होती है RS। तो जो नष्ट समीकरण होगा, ने नष्ट लिखते हैं यहाँ पर समीकरण, इसको लिखा जाता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF इंटू log OS बटा RS बेस 10। ये यहाँ पर नष्ट समीकरण होता है। इस समीकरण में कौन क्या है उसके लिए हम लिख सकते हैं, जहां R लिखेंगे, जहां ई सेल है, ई सेल बराबर सेल का इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहां जो R दिया गया है गैस स्थिरांक, मान यहां पर आप रखेंगे 0.0821। T दिया गया है ताप, N है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F है फैराडे नियतांक जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। यहाँ पर 96,500 कूलाम हो जाएगा। OS है ऑक्सीकृत अवस्था और यहाँ पर RS दिया गया है अपचयित अवस्था। तो ये हमारा हो जाएगा नष्ट समीकरण। अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट कह रहा है कि तथा इसका एक अनुप्रयोग भी लिखिए। तो हम यहाँ पर अनुप्रयोग में लिख सकते हैं, अनुप्रयोग लिखेंगे। देखो, नष्ट समीकरण द्वारा किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जा सकती है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो खा दिया गया है, विषम उत्प्रेरण तथा अधिशोषण सिद्धांत समझाइए। अपने सिलेबस से हटा हुआ है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो गा दिया गया है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों की पहचान कीजिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। यानी हमें यहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन बताना है और वो भी तीनों में अंतर बताना है, और तीनों में अंतर हम रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाएंगे। तो चौथे के गा को हम हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के गा को। आइए देखते हैं चौथा के गा को। क्वेश्चन नंबर 4 का गा देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि पहचान बताइए। तो जो हमारा प्राथमिक एमीन होता है, प्राथमिक एमीन
क्वेश्चन यही है, प्राथमिक एमीन, एक मिनट, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन में आप जब भी देखेंगे तो ये NH2 समूह पाया जाता है, NH2 समूह, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है RNH2, RNH2। जब बात करते हैं हम द्वितीयक एमीन की, तो इस द्वितीयक एमीन में आप देखेंगे तो ये NH समूह पाया जाता है और इस नाइट्रोजन की 2 संयुक्ताएं खाली होती हैं जिस पर 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। और अगर हम यहीं पर बात करें तृतीयक एमीन की, तो तृतीयक एमीन में ये हमारा नाइट्रोजन होता है जिसकी तीनों संयुक्ताएं खाली होती हैं, और अगर इसके सूत्र को देखा जाए सामान्य सूत्र तो R3N होता है। अब कह रहा है कि तीनों में हम अंतर कैसे करेंगे, तो यहां पर अगर हमें तीनों में अंतर करना है तो हम हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा तीनों में अंतर भी कर सकते हैं। तो देखें यहां पर पहला प्राथमिक एमीन। अब इस प्राथमिक एमीन की पहचान कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप लिखेंगे, बोल रहे हैं आप लोग लिखें, प्राथमिक एमीन में लिखेंगे प्राथमिक एमीन की हिंसबर्ग अभिकर्मक, इसका रासायनिक नाम लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फार्मूला लिख लेंगे C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है, N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, जिसके कारण यह अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता है और क्षार में विलीय होता है, रिएक्शन लिखेंगे जैसे देखें यहां पर C6H5SO2Cl, और अगर यहीं पर हम इसकी क्रिया करा दें प्राइमरी एमीन, तो प्राइमरी एमीन हमारा हो जाएगा RNH2। तो इस NH2 को हम कुछ ऐसे दिखा देते हैं, जब ये क्रिया करता है तो इसका एक क्लोरीन और एक ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो ये बना लेता है C6H5S, ये सल्फर है जिससे 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, इस तरह से SO2, और इसी से ये नाइट्रोजन जुड़ता है, इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और प्लस HCl, इसी का नाम होता है N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति का होगा, और अम्लीय प्रकृति के होने के कारण ये क्षार में विलय होगा। तो ये हो गया पहला। अब देखते हैं द्वितीयक एमीन। चलिए, तो द्वितीयक एमीन हेडिंग करके और इसके बारे में लिखें। द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके NN डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाती है, जो क्षार में अविलेय है। आप इसको देख रहे हैं, प्राथमिक एमीन क्षार में विलेय और जो द्वितीयक एमीन होगा वो क्षार में अविलेय होगा। रिएक्शन देखेंगे, यहां से समझ में आएगा। C6H5 ऐसे लिख लेते हैं SO2Cl, और जब इसकी हम द्वितीयक एमीन से क्रिया करेंगे तो ये होगा RNH, और यहां पर भी एक एल्किल समूह R2NH हो जाएगा, क्रिया होगा तो ये HCl अलग हो जाएगा यहां से, तो ये बनाएगा C6H5SO2NR, और यहां पर भी R, दोनों एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और ये HCl अलग हो जाएगा। इसका नाम होगा NN
एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। आप देख रहे हैं कि यहां पर नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए यह अम्लीय प्रकृति का नहीं होगा। और अगर ये अम्लीय प्रकृति का नहीं है तो फिर ये क्या होगा, क्षार में अविलेय होगा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्षार में अविलेय, क्षार में अविलेय। अब बात करते हैं तृतीय केमीन की। तृतीय केमीन, तो तृतीय केमीन में देखें, अगर हम तृतीय केमीन की बेंजीन सल्फोनामाइड से क्रिया कराते हैं C6H5SO2Cl प्लस तृतीय केमीन RnRr, तो आप देखेंगे कि इस तृतीय केमीन में कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु न होने के कारण ये क्लोरीन के साथ नहीं जुड़ता और यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करती है, जो उत्पाद बनता है वो क्षार में विलीय होता है। द्वितीयक एमीन जब क्रिया करती है तो जो उत्पाद मिलता है वो क्षार में अविलीय होता है, और तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया ही नहीं करती है। तो इस तरह से इन तीनों में यह अंतर हो जाएगा, नोट करिए इसे। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए चौथे के हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दिया गया यहां पर, चौथे का घा। क्वेश्चन नंबर 4 का घा क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर समझाइए। और ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो हम यहां पर लिखेंगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, और एक टेबल बना लेंगे। एक तरफ लिख देंगे डीएनए और एक तरफ लिख देंगे आरएनए, और दोनों में एक एक करके यहां पर लिखते जाएंगे। तो लिखें इसमें डीएनए में पहला पॉइंट हम लिखेंगे, देखें इसमें यूरेसिल नामक क्षारक नहीं पाया जाता है। डीएनए में लिखेंगे इसमें यूरेसिल नामक क्षारक नहीं पाया जाता है। आरएनए में पहला बिंदु लिखें, आरएनए में इसमें थायमीन नामक क्षारक नहीं पाया जाता है, इसमें थायमीन नामक क्षारक नहीं पाया जाता है। डीएनए में नंबर 2 करके लिखेंगे, नंबर 2 करके लिखें इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में नंबर 2 करके लिखेंगे इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। और नंबर 3 करके डीएनए में लिखें, नंबर 3 कर इसमें डीएनए में लिखेंगे इसमें द्विरज्जुक श्रृंखला पाई जाती है, द्विरज्जुक डबल हेलिक्स, इसमें द्विरज्जुक श्रृंखला पाई जाती है, द्विरज्जुक श्रृंखला पाई जाती है। और आरएनए में नंबर 3 करके लिखेंगे इसमें एकल श्रृंखला पाई जाती है या एकल रज्जुक श्रृंखला पाई जाती है, इसमें एकल रज्जुक श्रृंखला पाई जाती है। और एक चौथा बिंदु लिख लेंगे डीएनए में लिखेंगे नंबर 4 करके लिखें, यह आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है, यह आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। और आरएनए में लिखें आरएनए में लिखेंगे यह
प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा होता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5वां क्वेश्चन है। 5वें का कह रहा है कि विलयन के परासरण दाब को समझाइए। विलयन के परासरण दाब को समझाइए। विलयन के परासरण दाब और विलेय के मोल द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम हेडिंग डालते हैं परासरण दाब। पहला हेडिंग करेंगे परासरण दाब। परासरण दाब और परिभाषा लिखेंगे हम। परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखेंगे इसके, किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम बाह्य दाब जो उस विलयन व विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को रोकता है। जो उस विलयन व विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को रोकता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। अब इसी में दूसरा जो पार्ट दिया गया इस सवाल का, कह रहा है कि विलयन के परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो हम हेडिंग करेंगे परासरण दाब व मोलर द्रव्यमान में संबंध। मोलर द्रव्यमान में संबंध। परासरण दाब व मोलर द्रव्यमान में संबंध। तो आइए देखते हैं यहां पर परासरण दाब और मोलर संबंध कहते हैं मोलर द्रव्यमान में संबंध क्या होता है। चलिए, आप लोग जानते हैं एक होता है विलयन समीकरण। तो उस विलयन समीकरण को हम देखते हैं। विलयन समीकरण से बताया गया कि जो परासरण दाब होता है वो किसी विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। कंडीशन होती है कि जब ताप नियत हो, कांस्टेंट हो, जब ताप क्या हो, नियत हो। दूसरा बताया गया कि किसी विलयन का जो परासरण दाब है वो ताप के समानुपाती होता है जब सांद्रता नियत हो, कांस्टेंट हो। और अगर इन्हीं दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं तो P प्रोपोर्शनल C इंटू टी हो जाता है। P प्रोपोर्शनल C इंटू टी। और अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो ये हो जाता है SCT, जहां S विलयन स्थिरांक है। विलयन स्थिरांक है। अब यहां पर देखेंगे कि चूंकि जो C यहां दिया गया है वो विलयन की सांद्रता है और सांद्रता बराबर होता है मोलों की संख्या बटे आयतन। तो हमें संबंध मिल जाएगा। इसलिए P बराबर NHT बटे V हो जाएगा। और आप जानते हो कि चूंकि En बराबर होता है W यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, या हम कह सकते हैं कि मोलर द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा P बराबर WHT बटे MW इंटू V। और यही हमारा परासरण दाब और मोलर द्रव्यमान में संबंध होगा। नोट करिए इसे। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो खा दिया गया है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का खा है
अभिक्रिया के औसत तथा तात्कालिक वेग को समझाइए और उन्हें प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन कीजिए। तो आइए हम अभिक्रिया का औसत वेग देखते हैं और तात्कालिक वेग भी देखते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं कि माना कोई अभिक्रिया निम्न है, माना कोई अभिक्रिया निम्न है। अभिक्रिया है, कोई अभिकारक A है, उत्पाद B में ये परिवर्तित हो रहा है। t बराबर 0 अर्थात जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो रही है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता ये है, कोई उत्पाद नहीं बन रहा है। और t समय पर अगर हम बात करें, t समय पर, तो x मात्रा इसकी उत्पाद की बदल जाती है, तो शेष बची मात्रा a माइनस x होती है। तो अगर हम अभिक्रिया के औसत वेग की बात करें, अभिक्रिया का औसत वेग, तो ये होगा हमारा अभिक्रिया का औसत वेग बराबर होगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समायांतराल। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कि डेल्टा A बटा डेल्टा T, और आप देख रहे हैं कि डेल्टा A का मान मिलेगा हमें x बटा T। तो ये हो जाएगा हमारे अभिक्रिया का औसत वेग। अब अगर मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया निम्न है, अभिक्रिया है, ये मान लें कि ये N1 A उत्पाद है, अभिकारक है, ये अभिकारक है, और N2 मात्रा B अभिकारक की है। कोई अभिक्रिया यहां पर हो रही है और M1 C उत्पाद के M1 मोल मिल रहे हैं और D उत्पाद के M2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। और अगर तब पूछा जाए कि अभिक्रिया का तात्कालिक वेग क्या है, तो तात्कालिक वेग बराबर ये हो जाएगा माइनस 1 बटा M1 D A की सांद्रता बटे dt, ये बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा N2 D B की सांद्रता बटे dt, ये बराबर होगा 1 बटा M1 D C की सांद्रता बटे dt, और ये बराबर होगा 1 बटा M2 D की सांद्रता बटे dt। तो ये हो जाएगा अभिक्रिया का औसत वेग और ये हो जाएगा दूसरा अभिक्रिया का तात्कालिक वेग का समीकरण। नोट करिए। इसमें कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले दो कारकों का भी वर्णन कीजिए। तो प्रभावित करने वाले कारक यहीं पर लिख लेते हैं। वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और इस कारक में पहला कारक हम लिखते हैं नंबर 1 अभिकारक की सांद्रता। और लिखें इस अभिकारक की सांद्रता में लिखेंगे किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि अधिक सांद्रता से टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। और दूसरा लिखेंगे नंबर 2 दूसरा कारक ताप। लिखें किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर गा, पांचवे का गा। पांचवे का गा, चलिए देखते हैं गा। पांचवे का गा दिया गया है। पांचवे का गा कह रहा है कि क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 तथा कॉपर परमाणु क्रमांक 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा संक्रमण तत्व के दो प्रमुख लक्षणों की भी व्याख्या कीजिए। तो यहां पर क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो ये देखेंगे हम, क्रोमियम परमाणु क्रमांक होता है इसका 24। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियमतः होना चाहिए, नियमतः होना चाहिए। इस तरह से इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन देखेंगे एक नियम होता है अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षकों का अतिरिक्त अस्थायित्व। यह नियम यह कहता है कि अगर किसी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जा रहा है और यदि वो पूरी तरह से चाहे आधा भरा हो और या पूरी तरह से पूरा भरा हो तो उसका अस्थायित्व ज्यादा होता है। इस कारण से इसका जो अंतिम ये विन्यास होता है ये गलत हो जाता है और ये विन्यास अंतिम होता है 4s1 और 3d5। यानी कि ये जो ये शुभ होता है इसमें भी अर्धभरित हो जाता है और ये भी जो ड्यूब कोष होता है ये भी अर्धभरित हो जाता है। सभी में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इस तरह से हमारा ये विन्यास सही होता है। यानी इसका जो सही मान होगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d5। इसी तरह से कॉपर भी होता है। कॉपर परमाणु क्रमांक 29 होता है। आप विन्यास लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहां होना चाहिए 3d9। 3d9 आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से विन्यास होता है। ऐसे आप अगर यहां पर देखोगे इलेक्ट्रॉनों का भराव करोगे तो ऐसे यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक यहां पर जो लास्ट वाला कक्षक होता है ये अयुग्मित रह जाता है इलेक्ट्रॉन से। तो होता क्या है कि इसका जो सही मान ये यहां पर गलत होता है। अतिरिक्त स्थायित्व के लिए ये बना लेता है 4s1 और ये हो जाता है 3d10। यानी इसके ये अर्धभरित हो जाता है और ये पूरी तरह से पूर्ण भरित हो जाता है। ये इस तरह से पूर्ण भरित हो जाता है इस तरह से। तो ये हमारा सही मान होता है। हम लिख सकते हैं कि विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। तो ये हो जाता है इसका विन्यास। इसी में कह रहा है कि संक्रमण तत्वों के दो प्रमुख लक्षणों की भी व्याख्या कीजिए। तो अब हम इनके लक्षण की बात कर लेते हैं। दो प्रमुख लक्षण तो लिखेंगे संक्रमण तत्वों के लक्षण। संक्रमण तत्वों के लक्षण, चलिए इनके लक्षणों को देखें। तो लक्षण में देखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं। सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं, ये पहला लक्षण हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे नंबर 2 संक्रमण तत्व आबलिक में लिखेंगे धातुएं। संक्रमण धातुएं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। और तीसरा करके लिख लेंगे नंबर 3 संक्रमण धातुओं में उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। संक्रमण धातुओं में उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का गा भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन घा।
यानी 5 का घा। तो आइए लास्ट इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का घा। क्वेश्चन नंबर 5 का घा। घा घा में क्वेश्चन कह रहा है, उपसह संयोजन यौगिकों के में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए तथा इनकी सीमाओं को भी लिखिए। तो हेडिंग करेंगे हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत अंग्रेजी में लिखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है CFT। CFT। तो इसको हेडिंग डालिए और आप लोग लिखना शुरू करेंगे। इस CFT में लिखेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं। और पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर 1। नंबर 1 देखें, देखो, उपसह संयोजी यौगिक के संकुल में, उपसह संयोजी यौगिक के संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंडों द्वारा घिरा होता है। लिगेंडों द्वारा घिरा होता है, जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। नंबर 2 लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, दूसरा बिंदु लिखें। नंबर 2 लिखें, ऋणावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड ऋणात्मक बिंदु आवेश माने जाते हैं। ऋणावेशित लिगेंड ऋणात्मक बिंदु आवेश माने जाते हैं, जबकि उदासीन लिगेंड, जबकि उदासीन लिगेंड बिंदु द्विध्रुव माने जाते हैं। बिंदु द्विध्रुव माने जाते हैं। तीसरा बिंदु लिखेंगे, नंबर 3, तीसरा पॉइंट करके लिखें। देखो, धातु आयन व लिगेंडों के मध्य, धातु आयन व लिगेंडों के मध्य अंतःक्रिया पूर्णतः, अंतःक्रिया पूर्णतः विद्युत स्थैतिक होती है। अंतःक्रिया पूर्णतः विद्युत स्थैतिक होती है। विद्युत स्थैतिक होती है। इस सिद्धांत के अनुसार, इसी में लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन व लिगेंडों के कक्षकों का, धातु आयन व लिगेंडों के कक्षकों का अतिव्यापन न होने से, अतिव्यापन न होने से धातु कक्षक व लिगेंडों, धातु कक्षक व लिगेंडों के कक्षकों के मध्य, धातु कक्षक व लिगेंडों के कक्षकों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, नहीं होती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, नंबर 4, चौथा पॉइंट लिखें, लिखेंगे, किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन, किसी विलगित गैसीय धातु परमाणु या आयन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, अर्थात ये अपभ्रष्ट होते हैं, अर्थात ये अपभ्रष्ट होते हैं, अर्थात ये अपभ्रष्ट होते हैं। उसी में लिखें, यह स्थिति तब तक बनी रहती है, यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक कि धातु परमाणु
जब तक कि धातु परमाणु सममित क्षेत्र द्वारा घिरा रहता है, सममित क्षेत्र द्वारा घिरा रहता है। अगला पॉइंट 5 लिखेंगे, इसी में पांचवा बिंदु लिखें, जब एक संकुल यौगिक बनता है, जब एक संकुल यौगिक बनता है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन विभिन्न लिगेंडों के द्वारा घिर जाता है, विभिन्न लिगेंडों के द्वारा घिर जाता है। जिससे मुख्यतः संकुलों में लिगेंडों द्वारा, जिसमें मुख्यतः संकुलों में लिगेंडों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र सममित नहीं होता, उत्पन्न क्षेत्र सममित नहीं होता, अर्थात अपभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है, अर्थात अपभ्रष्ट अवस्था समाप्त हो जाती है। इसी पॉइंट में नीचे लाइन से लिखेंगे, देखो, अतः डी कक्षक, अतः डी कक्षक T2G व EG, T2G व EG दो समुच्चयों में विभक्त हो जाता है, T2G तथा EG दो समुच्चयों में विभक्त हो जाता है, जिसे डी विपाटन कहते हैं, जिसे डी विपाटन कहते हैं। और छठा पॉइंट लिखेंगे इसी में, छठा बिंदु देखो, डी विपाटन के कारण, यहां लिखा हुआ है डी विपाटन के कारण T2G व EG, यहां देखेंगे T2G व EG समुच्चयों की ऊर्जा का अंतर, T2G व EG समुच्चयों की ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। तो इस तरह से यह हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हुआ, और इसी में कह रहा है कि इनकी सीमाएं भी लिखिए, तो हेडिंग करेंगे सीमाएं, सीमाएं, और इनकी सीमाओं में पहला पॉइंट लिखें, इनकी सीमाओं में पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखें, लिगेंडों को बिंदु आवेश मानना पूर्णतः गलत है। पहला लिखेंगे, लिगेंडों को बिंदु आवेश मानना पूर्णतः गलत है, तो ये हो जाएगा पहली सीमा। दूसरा बिंदु लिखेंगे, नंबर 2 लिखो, यह वैद्युत स्थैतिक अंतःक्रिया पर आधारित है, यानी लिखेंगे यह सिद्धांत विद्युत स्थैतिक अंतःक्रिया पर आधारित है, परंतु यह कल्पना व्यर्थ है, परंतु यह कल्पना व्यर्थ है, क्योंकि यहां सहसंयोजी बंध होना चाहिए, क्योंकि यहां सहसंयोजी बंध होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आगे के 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जिसको हम इसके अगली कक्षाओं में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।